अब वो क्वेश्चन, वो डेरिवेशन जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ओवर थिन शीट। सबसे ज्यादा यही आता है एग्जाम में, क्योंकि एक्चुअली ये अगले वाले लेसन में काम आता है। कैपेसिटर जब हम पढ़ेंगे तो वहां ये काम आता है। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है गॉस थ्योरम में। और सेकंड नंबर पर ये वाला जो अभी अभी आपने किया, लाइन चार्ज वाला। ठीक है, तो यहाँ आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लाइन के अक्रॉस ना हो करके वो एक शीट के अक्रॉस है, शीट के अक्रॉस है। पूरे स्प्रेड है, टू डायमेंशनली, टू डायमेंशनली स्प्रेड है, और शीट है आपकी इन्फिनिटी। एक शीट है, थिन शीट, थिन शीट में बना रहा हूँ, और ये ऊपर नीचे एक्सटेंडेड है, इनफाइनाइट है, बल्कि चारों तरफ एक्सटेंडेड है ये। और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है जी। इस शीट से, इस शीट से आर डिस्टेंस पर, परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आर डिस्टेंस पर, शीट से परपेंडिकुलरली आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा? पॉइंट पी से पास होते हुए गॉसियन सरफेस कंसिडर करनी है। यहाँ भी स्फेरिकल गॉसियन सरफेस से बात नहीं बनेगी, यहाँ बात बनेगी किससे? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। लेकिन जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो भी एक बड़ी अजीब सी सिलिंड्रिकल शेप बनाएंगे आप। ठीक है, इस पॉइंट पी के अराउंड मैंने एक एरिया लिया है, सर्कुलर ले लिया इस बार एरिया। क्या ले लिया? सर्कुलर। ठीक है, ये एरिया क्या है? डीएस। तो एन कैप कहाँ होगा? एन कैप परपेंडिकुलर टू सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस बार जो बेस है, सिलेंडर का जो बेस है, इस बेस पर आपका आने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एन कैप वेक्टर पैरेलल। और ये जो आपने कंसीडर किया है सिलेंडर, ये सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है जो आपकी इस सरफेस को, इस सरफेस को पार करते हुए दूसरी तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है सिलेंडर, इस सरफेस को पार करते हुए। ये भी एरिया क्या है? ये भी आपका डीएस वेक्टर है, और यहाँ भी आपके लिए एन कैप पैरेलल है। किसके पैरेलल है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के पैरेलल है। एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। लेकिन इस बार जो आपका कर्व सरफेस बना है, ये जो कर्व सरफेस बना है, इस कर्व सरफेस पर अगर आप कोई एक एरिया लेते हैं, यहाँ एक छोटा सा ये एरिया लेते हैं आप, यहाँ कर्व सरफेस पर कहीं भी ले लें, तो इस बार क्या होगा? यहाँ कर्व सरफेस पर एन कैप परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और यहाँ ये क्या? ई वेक्टर। इस बार कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन बेस पर क्या है? बेस पर दोनों ये एक दूसरे के पैरेलल है। अब थोड़ा सा इंतजार करना, देखो मैं आपको बना के दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये एक्चुअली ये सरफेस कैसी है। ये आपकी शीट है, ये आपकी शीट है, प्लेन शीट। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। अभी तो ये थिक शीट है, थिक शीट ना कहो इसे, मैंने इस कॉपी को प्लेन शीट मान लिया। तो यहाँ यूनिफॉर्मली चार्ज है पूरा ऑल ओवर इट।
और यहाँ से r डिस्टेंस पर, यहाँ में जहाँ मेरी उंगली है हवा में, ये पॉइंट है जहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आपने सिलेंडर बनाया, ये देखो, ये जो मेरी मुट्ठी है ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर का इस तरफ क्या हो गया, बेस हो गया सर्कुलर, और ये सिलेंडर पास हो रहा है, पूरा इसे पार कर रहा है इसे सिलेंडर को, इधर भी सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, इधर भी सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, और ये सिलेंडर आर पार निकल रहा है इस शीट पे, समझ रहे हो, जैसे ये इधर से पार निकलते हुए इधर आ गया, जितना इधर है सिलेंडर उतना ही इस साइड में है, दोनों साइड है सिलेंडर, दोनों साइड सिमेट्रिकल है, जितना इधर है सिलेंडर आर डिस्टेंस तक हमने इधर बनाया, आर डिस्टेंस पर ही बेस इधर बनाया, इधर का जो बेस है ये भी आर डिस्टेंस पर है, इधर का जो बेस है ये भी आर डिस्टेंस पर है, तो ये सिलेंडर पार करते हुए काटते हुए निकल रहा है इसको। तो अब ध्यान से समझना, आप ध्यान से, एक बात मैं यही समझा रहा हूँ कॉपी पर। तो ये ये जब यहाँ से पार हो रहा है तो यहाँ भी इसने कितना एरिया घेर लिया होगा, यहाँ भी इसने ये सर्कुलर एरिया घेर लिया होगा, कितना एरिया, यहाँ से कितना एरिया होगा, क्रॉस सेक्शन कितना होगा, कितना क्रॉस सेक्शन हो गया इसका, जितना आपका ये क्या है, जितना बेस है, जितना सिलेंडर का बेस है उतना ही बीच में कहीं भी क्रॉस सेक्शन होगा, क्योंकि सिलेंडर की प्रॉपर्टी है वो। ये जितना बेस है उतना ही कहीं से भी क्रॉस सेक्शन होगा। तो ये जो एरिया है जो एक्चुअली इसने एनक्लोज करा है, कौन सी शीट का एरिया, ये एरिया भी कितना है, ये एरिया भी आपका डीएस वेक्टर ही है, जितना कि बेस का एरिया। तो मैं वो सब कंसिडर वंसिडर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले कहेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्मॉल एरिया, डी फाई ई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ठीक है। उसके बाद क्या करना है हमने, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस से लिंक्ड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ। फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर क्लोज सरफेस, इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज सरफेस। अब फिर से यहाँ इस क्लोज सरफेस को हम तोड़ देंगे, क्लोज सरफेस को फिर से हम यहाँ तोड़ रहे हैं, देखो, दो तो वही हो गए बेस, और एक कर्व सरफेस हो गई, तो यहाँ भी वही बनेगा, क्या बनेगा आपका, इंटीग्रेशन ईडीएस, बल्कि मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ओवर कर्व्ड सरफेस प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ईडीएस ओवर बेस। अब यहाँ इस बार कर्व सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच में राइट एंगल है, लेकिन बेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच एंगल है 0। तो यहाँ से वही सब कहानी निकल कर आ जाएगी अब आपकी आराम से, क्या, ये बना आपका इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 90 ओवर कर्व सरफेस प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस 0 ओवर बेस। तो ये वाला फैक्टर तो खत्म हो गया यहाँ से, कर्व सरफेस वाला, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0, केवल बेस वाला आपका फैक्टर रह गया। तो अब आपके लिए क्या बचा, अब आपके लिए बचा फाई ई टोटल इज इक्वल्स टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ई डी एस ओवर बेस, ठीक है। अब क्योंकि बेस सेम है, जितना इधर ये डिस्टेंस है, इसके हर पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, तो फिर हमारे पास क्या बना,
हम क्या कहेंगे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ गॉसियन सरफेस, ड्यू टू डिमेंशन ई इज कांस्टेंट ऑल ओवर बेस, बेस पर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब फाई ई टोटल इज इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डीएस, और 2 EDS ले लिया मैंने। 2 EDS क्यों लिया है, क्योंकि ये जो बेस है, इस बेस का एरिया ही मैंने डीएस ले लिया था। ये जो बेस सर्कुलर बेस है, इस पूरे बेस का एरिया ही डीएस ले लिया है, तो इंटीग्रेशन करके पूरा टोटल एरिया डीएस ही लिखूंगा मैं। ये मत समझना ये वाला डीएस ही यहाँ आ गया, ये तो इंटीग्रेशन था, लेकिन मैंने टोटल एरिया ही कितना ले रखा बेस का, डीएस ले रखा। आप मत लो इसका टोटल एरिया, आप इसका टोटल एरिया ए वेक्टर ले लो, कैपिटल ए वेक्टर, तो ए आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया मैथमेटिकली। अब आ जाओ गॉस थ्योरम से। बाय गॉस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा बोलो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डैश बाय एप्सिलॉन नॉट। और क्यू डैश क्या है, क्यू डैश है आपका चार्ज एनक्लोज्ड, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमें क्यू डैश निकालना है। यहाँ क्यू डैश कितना निकल कर आएगा, क्यू डैश निकल कर आएगा एरिया ऑफ बेस इनटू सरफेस चार्ज डेंसिटी। एरिया ऑफ बेस तो डीएस है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ सिग्मा है, सिग्मा कूलम। ये आपका आंसर आ गया। मतलब ये जो आपको गिवन है यहाँ पर, इस पूरे सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है सिग्मा कूलम पर मीटर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपकी गिवन है सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर, सिग्मा कूलम पर स्क्वायर मीटर। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सरफेस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ 2 नहीं आना, क्योंकि सरफेस तो एक ही है। ये जो जिस सरफेस पर चार्ज एक्यूमुलेट है, चार्ज है, वो सिर्फ एक ही सरफेस है, इसलिए यहाँ बस ना 2 क्यों नहीं आया। अब उठा के इसे ऊपर रख दीजिए, तो फिर आपका क्या बना, पाई ई टोटल इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये भी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। एक ये मैथमेटिकली है, मैथमेटिकली फाइंड करा, ये गॉस थ्योरम के हिसाब से है, तो दोनों को क्या करेंगे हम, इक्वल कर देंगे। कैसे इक्वल कर देंगे, 2 EDS इज इक्वल टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से डीएस खत्म हो गया, आपके लिए क्या बचा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली थिन शीट ऑफ चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज, थिन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज, इनफाइनाइट शीट है ये। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज इनफाइनाइट नहीं हो सकती। इनफाइनाइट का मीनिंग यहाँ है कि आपका जो इस शीट की लेंथ और ब्रेड्थ है, दे आर वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू दिस डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पर आप फाइंड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये है कि अगर आपके पास ये पेपर जितना ये मेरी कॉपी के पेपर की जितना शीट है, और डिस्टेंस आपने ले रखा फ्यू mm का, 3-4 mm का, तो फिर ये पूरा का पूरा शीट ही इनफाइनाइटली लार्ज काम करेगी। इनफाइनाइटली लार्ज का मतलब बहुत लार्ज इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस एट विच यू आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ आप ध्यान से देखें, इस फॉर्मूले में से डिस्टेंस ही गायब हो गया, डिस्टेंस ही गायब हो गया यहाँ। तो हम क्या कहेंगे,
E is independent of